रिवर्सिबल का साइन लगाकर इक्वेशन बनाएंगे। बोलो हाँ या ना। तो पहला पॉइंट हो गया क्वेश्चन को देखकर। दूसरा पॉइंट देखिए, देखिए बेटा सॉल्ट भी दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं बच्चों हाईली सॉल्युबल सॉल्ट, जैसे फर्स्ट ए और सेकंड ए के जो हैलाइड होते हैं ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं, नमक को पानी में डालो तन से घुल जाता है। और दूसरे होते हैं स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट, जो वाटर में बहुत ही जरा सा डिसॉल्व होते हैं, ना के बराबर डिसॉल्व होते हैं। तो बच्चों अगर हाईली सॉल्युबल सॉल्ट है तो उसे ऐसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ट्रीट करते हैं, और अगर स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट है तो उसे वीक इलेक्ट्रोलाइट की तरह ट्रीट करते हैं। ओके, तो यहां पे बस मैं ये बताना चाहूंगा, अगर हाईली सॉल्युबल सॉल्ट है बच्चों तो उसे हम लोग ट्रीट करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जैसे आपका नमक ले लो, CaCl2 ले लो, एटसेट्रा, ज्यादा नहीं घुसना इसके अंदर। और अगर हमारा सॉल्ट स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट है तो इसको बच्चों आप ट्रीट करोगे ऐसे वीक इलेक्ट्रोलाइट, जैसे सिल्वर के हैलाइड वाटर में बहुत कम सॉल्युबल होते हैं, जैसे लेड के हैलाइड वाटर में स्प्रैंगली सॉल्युबल होते हैं, जैसे सेकंड ग्रुप के फ्लोराइड वाटर में लेस सॉल्युबल होते हैं। तो इनको बेटा मानते हैं हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट, अदरवाइज मानते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, चल तो बस आप लोग इतने दिमाग में रखना बेटा, हाईली सॉल्युबल सॉल्ट ट्रीटेड एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट ट्रीटेड एज वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, देखिए आराम से लिखिए जरा। सॉल्ट में मैंने आपको दो बातें बताई हैं, लिख लीजिए फिर जल्दी से बोलते हैं। मैं एसी ऑन करूं, गर्मी लग रही है। लिख लिया सब लोगों ने? पक्का? चल अब तुम लोग की स्ट्रॉन्ग और वीक की विडंबना खत्म हो गई। ये रहे आपके सामने स्ट्रॉन्ग, इनके अलावा जो हो वीक। मैं बस आपसे दो स्पेशल पॉइंट पूछना चाहूंगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है? स्ट्रॉन्ग पे। वीक कब मानोगे? जब सॉल्ट के अंदर होगा। बच्चों सॉल्ट में मैंने दो तरीके बताए, एक तो क्वेश्चन को देख के अंदाजा लगाएंगे कि स्ट्रॉन्ग होगा या वीक, और दूसरा मैंने बताया हाईली सॉल्युबल सॉल्ट आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट आर वीक इलेक्ट्रोलाइट। ओके बच्चों बोलेंगे, अगर 1:1 टाइप का वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसे आयोनाइजेशन कांस्टेंट कहते हैं, बराबर क्या होगा? C⁴/1 - अल्फा। बोला करो पूरा, फिर बाद में ये अंडरस्टूड है कि 1 के रेस्पेक्ट में अल्फा को छोड़ देंगे। अच्छा बच्चों आयनों की कंसंट्रेशन क्या होगी? या तो बोलो C⁴ या फिर बोलो √KI/C। अच्छा बेटा अगर आपको 1:2 या 1:3 टाइप के सवाल दे दिए जाए तो क्या छोड़ के आओगे सवाल? अपना तोड़ेंगे, इक्विलिब्रियम पर इक्वेशन बनाएंगे, KI का फार्मूला लिखेंगे, कंसंट्रेशन रखेंगे, काटा पीटी करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए हाँ या ना? चलिए जो कुछ भी आप लोगों ने हमसे पढ़ा है आइए उस पर छोटे छोटे एक सवाल कर लिया जाए। तैयार है सब लोग? सब लोग तैयार है? चलिए एक क्वेश्चन करते हैं छोटा सा। आइए मैं करूंगा, आपसे देखिए लिखेंगे। कैलकुलेट
H प्लस आयन कंसंट्रेशन एंड डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बोले तो अल्फा इन 0.1 मोलर HCl सॉल्यूशन ब्रैकेट में Ka बराबर 10 की पावर -5। ठीक है, चलो पेन पर पहले गेट जरा बंद कर दो, पीछे खुला हुआ है, हवा आ रही। ये देखो छोटा सा बिल्कुल सवाल दिया अपने जैसा, ठीक है, देखना। पहले मुझे आप ये बता दीजिए कि आपको जो वीक इलेक्ट्रोलाइट दिया है ये 1:1 है या नहीं है? कैसे पहचानना? एक कैटायन दे रहा है, एक एनायन दे रहा है, ये 1:1 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट। बच्चों क्लियर हो गया? अच्छा सुनना, तुमने ये कैसे पहचाना कि ये वीक एसिड है? अपने स्ट्रॉन्ग एसिड कितने हैं, उसके अलावा सब। एक तुम्हें अंदर की बात और बता दे, कहो तो बता दे, कान लाओ बता दे। सुनना, हम कितने लोग के पास आएंगे, मैं थक जाएंगे, इतना नहीं कर पाएंगे बेटा। मैं बात बताओ, अगर बेटा ये ना भी लिखा होता, आप जानते हो बच्चों आयोनाइजेशन कांस्टेंट की अगर वैल्यू दी गई है तो ये अंडरस्टूड होता है कि वो इलेक्ट्रोलाइट वीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिडों के लिए, अभी मैं लिखवाऊंगा थोड़ी देर बाद, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग सॉल्ट के लिए आयोनाइजेशन कांस्टेंट की चर्चा नहीं करी जाती। आयोनाइजेशन कांस्टेंट अगर किसी का दिया गया है तो 1,00,000% वो इलेक्ट्रोलाइट वीक है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो कायदे काका पूछा गया है, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन पूछी गई है और अल्फा की वैल्यू पूछी गई है। दो कॉली का सवाल, आ जाओ पहले निकालते हैं H प्लस आयन की कंसंट्रेशन। बच्चों हमारे पास दो फार्मूले होते हैं, एक होता है C अल्फा, एक होता है √K इंटू, कौन सा लगाओगे? C अल्फा है √K इंटू C। क्यों? क्योंकि अल्फा की वैल्यू तो मालूम ही नहीं है, तो √Ka इंटू, अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे पीछे लिखवाया था √Ki इंटू C, यहां लिखवा दिया √Ka इंटू C। क्यों? क्यों? अबे ये क्या है? एसिड के लिए Ki की जगह क्या लिखोगे? K। बेस होता तो Ki की जगह K। Ki तो एक जनरल टर्म हो गया, एसिड के लिए लिखोगे तो Ka लिख दोगे, बेस के लिए लिखोगे तो K भी लिख दोगे। ठीक है, रखिए वैल्यू Ka 10 की पावर -5 कंसंट्रेशन, दशमलव हटाओगे 10 की पावर -6 हो जाएगा, उसका अंडर रूट लोगे तो 10 की पावर -3 मोलर। ओके बच्चों, अब बच्चों इन्होंने क्या पूछा था? डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। हमें मालूम है Ka बराबर C अल्फा स्क्वायर, ठीक है, K भी मालूम है, C भी मालूम है, अल्फा निकालना है, दो कौड़ी का क्वेश्चन हो गया। √Ka/C, Ka की वैल्यू है 10 की पावर -5, C की वैल्यू है 0.1। दशमलव हटाएंगे ऊपर माइनस का 4 हो जाएगा और माइनस के 4 का अंडर रूट लेंगे तो 10 की पावर -2 बाहर आएगा, दैट इज 0.01। बच्चों अगर इसे परसेंट में बदलोगे तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसी को आप लिख सकते हो 1%। दिस इज आंसर नंबर 2। खत्म। ओके, तो अल्फा
अल्फा बराबर चाहे बोलो 0.01 चाहे बोलो 1%। देख रहे हो मेरी बात सत्य साबित हो रही है। अल्फा की वैल्यू इस चैप्टर में बच्चों बहुत कम होती है, 1%, 2%, 3% ऐसे होती है। इसलिए अल्फा को हमेशा क्या मारोगे? इग्नोर। ठीक है, चलो एक सवाल ये हो गया है ना, हटा दे। फिर से बोल दो, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, दो तरीके से एक्सप्लेन करो। एक तो उन 7 में से नहीं है इसलिए वीक है, दूसरा के का वैल्यू दिए जाने का मतलब ही है कि ये वीक है। नेक्स्ट पॉइंट, कैसे पहचाना ये 1:1 है? एक कैटायन और एक एनायन दे रहा हूं, और 1:1 के लिए हम लोग कुछ करते थोड़ी है, सीधे फार्मूला लगा देते हैं, के बराबर सी अल्फा स्क्वायर, और आयनों की कंसंट्रेशन बराबर आइदर सी अल्फा और अंडर रूट के इंटू सी। बोलिए हाँ या ना? पक्की बात है। आइए हटाते इसको। देखो, तो हम लोगों ने आज जो पढ़ा, एक बार फिर से सब लोग बोलेंगे। अपन का जो पूरा खेल है वो इलेक्ट्रोलाइट का है। इलेक्ट्रोलाइट दो प्रकार के, स्ट्रॉन्ग और वीक। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अपने काम के नहीं है क्योंकि वो 100% आयोनाइज हो जाते हैं। अपने काम के होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट जो पार्शियली आयोनाइज होते हैं और आयनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होता है जिसे हम आयनिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। अगर इलेक्ट्रोलाइट 1:1 टाइप का है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, के बराबर सी अल्फा स्क्वायर और आयन की कंसंट्रेशन बराबर सी अल्फा बराबर अंडर रूट के इंटू सी। सवाल ये उठा, हम पहचानेंगे कैसे ये वीक होगा या स्ट्रॉन्ग होगा? तो स्ट्रॉन्ग हमने आपको याद करवा दिए, उनके अलावा जो भी होंगे वो वीक हो। एक सवाल बच्चों मैंने आपको करवा दिया, वो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ने जा रहे हैं। पेन कॉपी पर फिर सब देखेंगे, फिर सब देखेंगे। देखिए अगेन, आराम से यूजिंग के बराबर सी अल्फा स्क्वायर। अगर ए लगा दिया है तो इसका मतलब आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड हो गया। आप आई भी लगा सकते हो। यहां से बेटा अल्फा आर के तो बेटा एक कांस्टेंट होता है, जितने भी कांस्टेंट है दे ऑल आर टेम्परेचर डिपेंडेंट ओनली। ओके, ये कांस्टेंट है तो मैं अल्फा की जगह पे लिख सकता हूं कि अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ कंसंट्रेशन। बोलो हाँ या ना? लिख सकता हूं। अच्छा देखना बेटा, के कांस्टेंट हो गया तो अल्फा स्क्वायर बराबर 1/c, तो अल्फा बराबर अंडर रूट 1/c। देखना यहां से बेटा एक पॉइंट ये क्लियर हो रहा है, अगर किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का तुम कंसंट्रेशन कम करो तो उसके अल्फा की वैल्यू बढ़ जाएगी। कंसंट्रेशन कम कैसे करते हैं? आपने वॉल्यूमेट्रिक में पढ़ा था, पानी डालकर। इसे कहते हैं डाइल्यूशन। क्या कहते हैं? मतलब अगर किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का आप डाइल्यूशन करेंगे, आप उसमें पानी डालेंगे तो उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, और कंसंट्रेशन अगर कम हो जाएगी तो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाएगा। मतलब वो अपने आयनों में और ज्यादा डिसोसिएट होने लगेगा, मतलब फॉरवर्ड प्रोसेस तेज हो जाएगा। तो यहां से ये पॉइंट क्लियर हो रहा है, जैसे जैसे पानी डालते जाओगे कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, अल्फा की वैल्यू बढ़ती जाएगी। क्लियर हो गया? आप इस चीज को और सॉल्व कर सकते हैं ऐसे, कंसंट्रेशन बराबर होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम। बोलो हाँ या ना? अगर हम इलेक्ट्रोलाइट के अमाउंट को कांस्टेंट कर दें तो कंसंट्रेशन की जगह पर 1/v को रखा जा सकता है। तो अगर आप यहां पर 1/v को रखेंगे तो v चला जाएगा,
मतलब एक डायरेक्ट रिलेशन ये भी निकल कर आता है कि अगर किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का वॉल्यूम बढ़ाया जाएगा तो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाएगा। चाहे ऐसे समझ लो चाहे ऐसे समझ लो, बात तो एक ही। वॉल्यूम बढ़ाने का मतलब ही होता है कंसंट्रेशन का कम होना, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता चला जाए। मतलब तुम पानी डालते जा रहे हो, वॉल्यूम बढ़ाते जा रहे हो, अल्फा बढ़ता जा रहा। पानी डालते जा रहे हो, वॉल्यूम बढ़ाते जा रहे हो, अल्फा बढ़ता जा रहा। वॉल्यूम बढ़ाते जा रहे, अल्फा बढ़ता जा रहा। वॉल्यूम बढ़ाते जा रहे, अल्फा। तो तुमने वॉल्यूम बढ़ाते 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 उसकी चरम सीमा तक पहुंचा दिया, इनफाइनाइट। तो अल्फा भी बढ़ते 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 अपनी चरम सीमा पर पहुंचेगा, और अल्फा की चरम सीमा है 100%। यस बच्चों, जब किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का वॉल्यूम बढ़ाया जाता है तो उसका अल्फा बढ़ने लगता है, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर अल्फा बढ़ते बढ़ते अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है, दैट इज 100%। मेरे बच्चे जानते हैं 100% का मतलब हो गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। यस, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर वीक इलेक्ट्रोलाइट वर्क लाइक ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एंड दिस लॉ इज कॉल्ड ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। बोलो क्या कहते हैं इसको? बोलो क्या कहते हैं इसको? क्या मेरा पॉइंट क्लियर हो रहा है? वॉल्यूम बढ़ाओगे अल्फा बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ाओगे अल्फा बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ाते बढ़ाते इनफाइनाइट पर ले गए तो अल्फा बढ़ते बढ़ते 100% हो गया। हम सब लिखवाएंगे, फील करो। मैंने बच्चों कई बार आपको बताया है, ये हिंदी नहीं है। जहां पर इनफाइनाइट का मतलब होता है अनंत, बहुत दूर, नो, ये साइंस है। साइंस का इनफाइनाइट अनंत नहीं होता है, बहुत दूर नहीं होता है। फील करेंगे, फील करेंगे। ये मेरी क्लास है, वो पीछे सबसे जो दूर बच्चा बैठा है हमसे बहुत दूरी पर है, लेकिन वो मुझे देख रहा है, मुझे सुन रहा है, मुझे समझ रहा है। वो मेरे प्रभाव में बैठा है, वो इनफाइनाइट नहीं है। लेकिन 4 कदम दूर इस दीवार के पीछे जो लड़का बैठा होगा, क्या वो मुझे सुन रहा है? क्या वो मेरे प्रभाव में है? मेरे लिए वो इनफाइनाइट है। जबकि दूरी के मामले में ये दूरी कम है, वो दूरी ज्यादा। तो ये हिंदी नहीं है, ये साइंस है। साइंस कहती है जहां पे मेरा प्रभाव खत्म हो जाए, मेरे लिए वो दूरी इनफाइनाइट है। क्लियर हुआ? उसी प्रकार से तुमने बोला वॉल्यूम बढ़ाते बढ़ाते इनफाइनाइट कर दिया, तो इनफाइनाइट का मतलब ये थोड़ी ना है कि समुद्र भर के पानी डाल दिया या तालाब भर के पानी डाल दिया, नहीं। इसको भी फील करेंगे। एक चम्मच शक्कर की ली, उसको 1 कटोरी के पानी में घोला, पियो, अच्छा खासा मीठा लगेगा। लेकिन यही 1 चम्मच छत पर जो पानी की टंकी रखी रहती है 500 लीटर की, उसमें शक्कर घोलाओ और अब पियो, मीठा लगेगा? मतलब प्रभाव क्या हो गया? खत्म। यस, दिस इज द इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इवन मैंने पानी की टंकी बहुत ज्यादा ही बोल दिया है। आप बाल्टी में भी अगर डालते हैं तो भी बाल्टी में मिठास नहीं आएगी। ये शक्कर बाल्टी भर के पानी में जब डालोगे तो ये ऐसे बिहेव करेगा जैसे ये शरबत ना होकर प्योर सॉल्वेंट हो। यस, दिस इज द इनफाइनाइट डाइल्यूशन। जहां पे सॉल्यूशन सॉल्वेंट की तरह बिहेव करने लगा, दिस इज द इनफाइनाइट डाइल्यूशन। हमें तालाब भर के पानी नहीं डालना है, ना समुद्र भर के पानी डालना। फीलिंग आ रही है थोड़ी? क्लियर हुआ पॉइंट? तो हमारे बच्चों ने देखा कि जैसे जैसे किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट में पानी डालते हैं, उसका डाइल्यूशन बढ़ाते हैं, उसकी कंसंट्रेशन कम होती जाती है और डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बढ़ता जाता है। और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर इट वर्क लाइक ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो। दिस इज कॉल्ड ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। फील किया कि नहीं किया? फील किया? लिखेंगे इसको। क्या याद तक लिख लिया आप लोगों ने?
यहां तक लिखिए, फिर नीचे लिखेंगे इसी के नीचे 10 on increasing dilution degree of ionization increases and at infinite dilution it become 100%, implies weak electrolyte work as a strong electrolyte. Implies weak electrolyte work as a strong electrolyte और जहां पे ये सेंटेंस खत्म होगा उस सेंटेंस के आगे आप लिखेंगे, क्या लिखोगे? ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ठीक है बेटा, इसी को बच्चों कहते हैं ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ये कुछ भी बेटा याद नहीं करना है, ये बात ध्यान रखिएगा। याद मैंने अभी तक सिर्फ एक पॉइंट करवाया है कि 1:1 के लिए K बराबर C अल्फा स्क्वायर और आयन की कंसंट्रेशन बराबर C अल्फा या √K × C। ओके बेटा, नेक्स्ट पॉइंट। बच्चों पूरा फार्मूला क्या होता है? C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस, तुम लोगों ने 1 के रेस्पेक्ट में अल्फा को इग्नोर कर दिया है। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर हो गया। अच्छा, जब मैं ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ को इस प्रकार से पढ़ा देता हूं तो यहीं पर मैं एक अगला पॉइंट लिखवाना चाहूंगा, इसको हटाऊंगा। आप लोगों ने चीज फील किया? कोई हेडिंग नहीं पड़ी, चालू हुआ था खेल सब्सटेंस से। देख रहे हो, इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट में स्ट्रॉन्ग और वीक को पकड़ते चले जा रहे हैं, पकड़ते चले जा रहे हैं, और कैसे हम ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन तक पहुंच गए। कोई हेडिंग सेडिंग बीच में नहीं आई। क्लियर? सुनना, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ जब बच्चों को सिखा देते हैं तो इसके नीचे बच्चे एक पॉइंट लिखेंगे कि दिस लॉ इज वैलिड ओनली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। This law is valid only for weak electrolyte। ये स्ट्रॉन्ग पे नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? अबे स्ट्रॉन्ग में तो कोई इक्विलिब्रियम ही नहीं होता, और जब कोई इक्विलिब्रियम ही नहीं है तो वहां पे डाइल्यूशन लॉ काय बात का। ये तो हो गया वर्बली। अब मैं इस पॉइंट को वर्बली नहीं मैथमेटिकली एक्सप्लेन करना चाहूंगा। वर्बली तो हो गया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में इक्विलिब्रियम ही नहीं है, और जब इक्विलिब्रियम ही नहीं होगा तो काय बात का के, काय बात का ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। अब मैं इसी चीज को मैथमेटिकली एक्सप्लेन करूंगा। देखिएगा, मैथमेटिकली आप लोगों ने अभी अभी पढ़ा
के बराबर सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा फॉर 1:2। बच्चे सोच रहे होंगे गुरुजी आपकी बार आपने पूरा फार्मूला लिख दिया, क्या चक्कर है? चक्कर क्या है बे, तुमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को ध्यान में रख के लिखा है फार्मूला। तो स्ट्रॉन्ग के लिए अल्फा की वैल्यू क्या होती है? 1। क्या उसको 1 के रेस्पेक्ट में छोड़ दोगे क्या? नहीं, इसे पूरा लिखा। आप देख लो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा की वैल्यू क्या होती है? 1। 1 में से 1 गया और समथिंग अपॉन 0। कहने का मतलब अगर ये फार्मूला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे लगाया जिसके लिए अल्फा की वैल्यू 1 होती है, के की वैल्यू आएगी इनफाइनाइट, जो कभी भी पॉसिबल नहीं। मैंने मैथमेटिकली भी प्रूफ किया कि अगर ये फार्मूला, ये ओस्टवॉल्ड डाइल्यूशन लॉ आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पर लगाया तो अल्फा की जगह रखना पड़ेगा 1 और समथिंग अपॉन 1 इक्वल टू इनफाइनाइट, जो संभव है। Yes, for a strong electrolyte, alpha is equal to 1. Hence, K become, बोलो बच्चों, infinite, which is not possible. यस बेटा, यही रीजन होता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पर हम कभी भी नहीं लगा सकते हैं ओस्टवॉल्ड डाइल्यूशन लॉ। ठीक है, ओके बेटा। क्लियर हो गया पॉइंट सबको? चल आगे बढ़े बच्चों। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉमन आयन इफेक्ट। देखिए, कुछ लोग इसको लास्ट में पढ़ाते हैं, लेकिन इसको बच्चों पहले पढ़ना चाहिए। अभी तक की पूरी थ्योरी क्लियर हो गई? क्लियर हो गई थ्योरी? चलिए, ये कॉमन आयन इफेक्ट क्या है, इसको सीखने से पहले हम इसकी लैंग्वेज लिखवाना चाहेंगे। लिखिए, degree of ionization of a weak electrolyte decreases in presence of a strong electrolyte having a common ion. कॉमन आयन को आज के बाद में CI लिखा करूंगा। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन of a weak electrolyte decreases in presence of a strong electrolyte having a common ion. लिख लिया? बंद कर दो कॉपी। एक ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आज के बाद हर जगह लगेगा, ध्यान रखिएगा, ध्यान से देख लीजिए। जगह मेरे पास कम पड़ेगी, मैं इसको हटाना चाहूंगा, हटा दो। देखिए, चलिए सामने देखिए, हमारे पास बच्चों एक ये वीक इलेक्ट्रोलाइट था, कंसंट्रेशन C मोल, 1:1 है या 1:2,
है 1:1, CH3COO माइनस H प्लस 1:1। ये बेटा टूटेगा अपने आयंस में। सिर्फ देखते चलिए, पेन कॉपी बंद रखिए, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। इसमें से C अल्फा को माइनस कर दिया तो C माइनस C अल्फा, ये कितना C अल्फा, ये कितना देखना। कुछ समय पश्चात इन दोनों के बीच में एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो गया। ना अब इसका कंसंट्रेशन घटेगा, ना अब इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, क्योंकि दोनों के बीच में डायनेमिक इक्विलिब्रियम आ चुका है। दोनों सुखी जीवन जी रहे थे, ये दोनों सुखी जीवन जी रहे थे बर्तन के अंदर। ना ये घटेगा ना ये बढ़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। मोस्ट स्टेबल स्टेट में ये रखे हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इक्विलिब्रियम आ चुका है। ओके, पोरवाल सर गए, खुरपेची आदमी गए और जाके ऊपर से एक कटोरी भर के सोडियम एसीटेट डाल रहे, बिल्कुल आवाज नहीं। माना कटोरी में इसकी कंसंट्रेशन थी C डैश। जब मैंने इसी बर्तन में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को डाला, फर्स्ट एक के सॉल्ट हमेशा स्ट्रॉन्ग ही होते हैं यार, 100% टूट जाते हैं। जैसे तुमने इसको बर्तन में डाला, ये 100% अपने आयनों में बच्चों टूट गया और इसका अस्तित्व क्या हो गया? अस्तित्व खत्म। हम यही तो पढ़ाते हैं, ऐसे तो पढ़ाते हैं, अस्तित्व खत्म। पूरा का पूरा अपने आयनों में टूट गया। 1 मोल टूटता तो 1 मोल बनता, C डैश टूटेगा तो C डैश मोलर और C डैश मोलर बनेगा। आप देखते होंगे मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट में कभी कट्टम कट्टा नहीं करता हूं, स्ट्रॉन्ग में तुरंत काटता हूं। ठीक, अब सुनना, जैसे तुमने इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को, जिसके के पास एक आयन ऐसा है जो वीक इलेक्ट्रोलाइट के आयन से कॉमन है, जैसे तुमने इसको उसी बर्तन में डाला, आप देखिए एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन जो पहले C अल्फा थी, अब वो बढ़कर C अल्फा प्लस C डैश हो गई। बोलो हाँ या ना? हो गई। मतलब बच्चों, इस एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन एकदम से बढ़ गई। मेरे भाई, वीक इलेक्ट्रोलाइट के टूटने से 1000-2000 आयंस मिलते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के टूटने से करोड़ों में आयंस मिलते हैं, और करोड़ों के सामने 1000-2000 की कोई औकात नहीं होती। ओके, तो आप देखिए, जो इक्विलिब्रियम 1000-2000 आयनों से स्टेबलाइज था, उसकी कंसंट्रेशन अचानक से करोड़ों में पहुंच गई। एसीटेट आयन एकदम से छलांग मारी, एकदम से बढ़ गया। जैसे ही एकदम से बढ़ा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, भड़बड़ाने लगा। ये क्या कर दिया सर आपने? जब ये इक्विलिब्रियम भड़बड़ाने लगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, तो ये बच्चों प्रयास करेगा रीस्टेबलाइज होने का। क्या प्रयास करेगा बच्चों? रीस्टेबलाइज ये तभी तो होगा जब करोड़ों से वापस से कहां पहुंच जाए? हजारों में पहुंच जाए। मतलब ये अपने आप को रीस्टेबलाइज करने के लिए एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन को घटाने का प्रयास करेगा, और घटाने के चक्कर में ये रिएक्शन कहां पर भागेगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में भागेगी। बोलो ना, कहां भागेगी? बताओ। बैकवर्ड डायरेक्शन में भागेगी। बैकवर्ड डायरेक्शन में भागने का मतलब है इसका डिसोसिएशन क्या हो गया? यही कहलाता है कॉमन आयन इफेक्ट। एम आई राइट? अब तक पूरी क्लास सामने देखना, जो लैंग्वेज मैंने अंग्रेजी में लिखवाई थी, अब मैं उसको दिखा रहा हूं, देखना। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेस। भाई बैकवर्ड में जाने का मतलब क्या हो गया? अल्फा कम हो रहा है ना। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेस
in presence of a common ion, in presence of a strong electrolyte having one common ion. क्लियर? जैसे तुमने इस वीक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में एक ऐसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को डाला जिसके पास एक आयन कॉमन था, तो कॉमन आयन की कंसंट्रेशन एकदम से बच्चों बढ़ गई, इक्विलिब्रियम बेचारा डिस्टर्ब हो गया। अपने आप को रीस्टेबलाइज करने के कारण वो बैकवर्ड में भागेगा, मतलब उसका अल्फा क्या हो गया, कम हो गया। यही कहलाता है कॉमन आयन इफेक्ट। बोलो आयन। क्लियर हुई? पूरी पिक्चर क्लियर हुई? इसको लिख लीजिए। फिर जो चीज मैंने समझाई है प्लीज एक बार और देखो, एक बार और देखो, एक बार और देखो। मैंने क्या समझाया? मैंने समझाया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को डालोगे, कॉमन आयन झेल के मिलेगा, कॉमन आयन की कंसंट्रेशन अचानक से बढ़ जाएगी, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, रीस्टेबलाइज करने के लिए बैकवर्ड में भागेगा, मतलब इसका डिसोसिएशन कम। यही समझाया। आप इसको लिख लो, इस समझाने वाली चीज को भी मैं लिखवाऊंगा, ठीक है? आप ये लिखो। यही होता है बच्चों कॉमन आयन इफेक्ट। ऐसे पढ़िएगा कि घर पे जाके अगर तुम्हारा दोस्त तुमसे पूछ ले तो उसको पढ़ा सको। क्रिस्टल क्लियर पिक्चर होनी चाहिए। गला भर आता है, समझे? पढ़ा पढ़ा मस्ती करते रहो, सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, आज नहीं तो कल। कॉन्सेप्ट है कॉमन है, ध्यान रखना। हर जगह लगाऊंगा इसको, पीएच में तो लगाऊंगा, बफर में तो लगाऊंगा, हर जगह लगाऊंगा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में तो लगाऊंगा मैं इसको, ठीक है? ठीक। तो बच्चों ये जो मैंने यहां पे आपको सिखाया है, क्या मैं इसको लैंग्वेज के रूप में लिखवा दूं? लिखवाओ। इसको तो लैंग्वेज के रूप में मैं इसको लिखवा दे रहा हूं। लिखिए एस, मैं इसी एग्जांपल को ध्यान में रख के लिखवा रहा हूं लैंग्वेज, ठीक है? तो एस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तुमने क्या डाला है बोलो? CH3 COOH। मैं इसी एग्जांपल को ध्यान में रख के लिखवा रहा हूं ताकि भविष्य में कभी रिवाइज करोगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। As strong electrolyte added, concentration of common ion, जो इस समय क्या है? एसीटेट आयन। concentration of common ion abnormally increases, hence equilibrium disturbed। क्लियर हो रहा होगा भाई? hence equilibrium क्या हो गया? disturbed। so to re-stabilize equilibrium, reaction shifted in backward direction, hence alpha बोलो डिक्रीजेस। जो कहानी मैंने आपको सुनाई उस कहानी को लैंग्वेज के रूप में मैंने लिखवा दिया।
जो लोग मुझसे पढ़ रहे हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन, सभी लोग इस कहानी को पढ़ें और अपने मन में पिक्चर चलाएं जो ये थी। इस पिक्चर को अपने मन में चलाना है, उस सेंटेंस को पढ़ के चलाओ, बोलो, फील करो। एस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एडेड, कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन एकदम से बढ़ गया, इक्विलिब्रियम रीस्टेबलाइज होने के लिए कहां भागेगा, और बैकवर्ड में भागने का मतलब है अल्फा क्या हो गया। बोलो बच्चों हाँ या ना, बड़ा क्लियर हो गया। अच्छा बेटा, जब ये कॉमन आयन मैं अपने बच्चों को समझा देता हूं तो यहां पर मैं एक निष्कर्ष लिखवाता हूं। लिखिए, देखिए 10 ड्यू टू कॉमन आयन देखिए 10 उसको बुलाना जरा, है नहीं चुपचाप रिवाइज करिए, बिल्कुल हिलना डुलना बंद, पूरा चैप्टर रिवाइज करिए। अरे यार अंकित यार कम से कम रखा तो करो यार, वो खत्म हो गया सेल। पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाना चाहिए। बच्चों पढ़ा, थ्योरी के नाम पर तो कुछ पढ़ाया ही नहीं है, सिर्फ समझा ही तो रहे इतनी देर से, और याद करने के नाम पर आपने सिर्फ 2 पॉइंट याद करे। बच्चों इधर देखिए जरा, हमने जो कॉमन आयन का थीम पढ़ा, तो अगर मैं थीम का रिजल्ट लिखवाऊं तो आप देख रही हैं, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेस। क्या सबको दिखाई पड़ा? पता बेटा भाई, रिएक्शन बैकवर्ड में जाने लगी थी ना, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो गई। इधर देखिए,
डायरेक्शन बैकवर्ड में जा रही, अल्फा क्या हो गया, कम। फील करिए जरा, फील करिए बच्चों। तुमने जब कॉमन आयन वाला सॉल्ट डाला तो कॉमन आयन का कंसंट्रेशन तो एकदम से बढ़ गया, हजारों से करोड़ों में पहुंच गया, और इसके बढ़ने के कारण इक्विलिब्रियम भागने लगा बैकवर्ड में, मतलब इसका डिसोसिएशन क्या हो गया, कम। अब फील करा जरा, कॉमन आयन के जो बगल वाला आयन है बच्चों, ये आयन तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के टूटने से ही प्राप्त हो रहा है, बोलो आया ना। और कॉमन आयन के चक्कर में इसका टूटना क्या हो गया, कम। जब इसका टूटना हो जाएगा कम तो दूसरे आयनों की कंसंट्रेशन हो जाएगी, आया ना, यस। कॉमन आयन के कारण भाई, कॉमन आयन तो हजारों से करोड़ों में पहुंच गया और इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो गया बैकवर्ड में। दूसरा वाला जो आयन है वो तो इसी के टूटने से प्राप्त हो रहा, जब अल्फा की वैल्यू कम हो जाएगी तो इसकी कंसंट्रेशन भी क्या हो जाएगी, कम। कहने का मतलब ड्यू टू कॉमन आयन अदर आयन का कंसंट्रेशन बच्चों क्या हो जाता है, कम। क्या हो जाता है बच्चों, बोलो, कम। वीक इलेक्ट्रोलाइट में जो कॉमन आयन है और उसके जो बगल वाला आयन है, तो बगल वाले आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, कम। बोलो आयन। अच्छा, तीसरा पॉइंट जगह नहीं है, मैं यहां लिख रहा हूं, इक्विलिब्रियम, सॉरी ऐसे लिखो, नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स। कॉमन आयन के कारण इक्विलिब्रियम कांस्टेंटों पे बच्चों कोई फर्क नहीं पड़ता। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जैसे देखो के ए, के बी, अगली क्लास में पढ़ोगे के डब्ल्यू, और इस चैप्टर की लास्ट में पढ़ोगे के एस पी। इन सब कांस्टेंटों पर कॉमन आयन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि ये सारे कांस्टेंट बच्चों टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, इनका कॉमन आयन से कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, नेक्स्ट। बेटा एक बात बताइए, एक बात बताइए, ये सब थीम आपको यहां पे आ रही है ना, दिमाग में क्लियर हो रहा है बेटा? अच्छा, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं तभी तो इनको कांस्टेंट कहते हैं, तो कॉमन आयन का इन पर कोई फर्क है नहीं पड़ता। अच्छा बेटा सुनना, अगर बच्चों हम आपसे पूछें कि उस बर्तन में कॉमन आयन की कंसंट्रेशन ओवरऑल क्या है, तो तुम यही तो बोलोगे सी अल्फा प्लस सी डैश। बोलो आयन। कहने का मतलब कॉमन आयन की कंसंट्रेशन बराबर यही तो बोलोगे कॉमन आयन ऑब्टेन्ड फ्रॉम वीक इलेक्ट्रोलाइट प्लस कॉमन आयन ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, यही तो बोलो। तो मैंने एक बात बताइए, अगर कॉमन आयन की कंसंट्रेशन बोली जाए तो आप यही तो बताओगे कॉमन आयन ऑब्टेन्ड फ्रॉम वीक इलेक्ट्रोलाइट, रब करना पड़ेगा, इसको हटा दिया, प्लस कॉमन आयन ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। बोलो आयन। जिस बर्तन में कॉमन आयन इफेक्ट देख रहे हैं उसमें अगर कॉमन आयन की कंसंट्रेशन पूछी जाए तो आप यही तो बताओगे। ठीक, अब सुनना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के टूटने से हजारों में मिलते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के टूटने से करोड़ों में मिलते हैं। आप बताना, तुम 2-4 करोड़ रुपए में 1000-2000 रुपए जोड़ो तो वैल्यू 2-4 करोड़ ही तो रहेगी। 1000-2000 की कोई वैल्यू है क्या उसके सामने? नहीं। यस बच्चों, वैसे तो कॉमन आयन की टोटल कंसंट्रेशन दिस प्लस दिस होना चाहिए, कॉमन आयन ऑब्टेन्ड फ्रॉम वीक इलेक्ट्रोलाइट प्लस कॉमन आयन ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, तुम स्ट्रॉन्ग के सामने
वीक वाले को क्या कर दोगे, इग्नोर। क्या कर दोगे? इसलिए बच्चों आप इसको हमेशा क्या मानेंगे, इग्नोर। क्लियर? होना चाहिए ये, लेकिन स्ट्रॉन्ग वाले के सामने आप वीक वाले को क्या मारोगे, इग्नोर। क्लियर? लास्ट, सुन लो, ये पॉइंट मेरा बनाया हुआ पॉइंट बहुत हेल्प करेगा। अगर आयनिक इक्विलिब्रिया के किसी क्वेश्चन में बच्चों कॉमन आयन इफेक्ट तुम्हें दिखाई पड़ जाए, बोलो क्या? तो जितने भी रेक्टिफिकेशन वाले फार्मूले होते हैं सारे फार्मूले डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? जब कॉमन आयन पिक्चर में आता है तो वो क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट से सॉल्व होता है, कोई फार्मूला काम नहीं करेगा। तुमने अभी 2 घंटे पहले 1:1 इलेक्ट्रोलाइट के लिए 2 फार्मूले पढ़े थे, K बराबर C∝ इसका पढ़े थे, आयन की कंसंट्रेशन बराबर √Ka × C पढ़े थे। दोनों फार्मूले डिस्ट्रॉय अगर पिक्चर में कौन आ गया। क्लियर? लिखिए, सारे रेक्टिफिकेशन वाले फार्मूले, ऐसे लिखिए, सारे रेक्टिफिकेशन वाले फार्मूले डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सारे रेक्टिफिकेशन वाले फार्मूले डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। क्वेश्चन हमेशा कॉन्सेप्ट से सॉल्व होता है। क्वेश्चन हमेशा कॉन्सेप्ट से सॉल्व होता है। इज इट क्लियर? ओके, क्लियर है बेटा? पक्का? तो आज मेरे बच्चों ने कॉमन आयन इफेक्ट में ये देख लिया कि जब वीक इलेक्ट्रोलाइट में कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, जिसके पास कोई कॉमन आयन हो तो कॉमन आयन की कंसंट्रेशन एकदम से बढ़ जाती है, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है और रीस्टेबलाइज करने के लिए बैकवर्ड में भागता है, जिसके कारण उसका अल्फा क्या हो जाता है, बच्चे जब देखो, जब अल्फा कम हो गया तो दूसरे आयन की कंसंट्रेशन भी कम, क्योंकि दूसरा आयन तो उसके टूटने से मिल रहा था, कम हो गया। इक्विलिब्रियम कांस्टेंटों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉमन आयन की कंसंट्रेशन वैसे तो होनी चाहिए कॉमन आयन फ्रॉम वीक इलेक्ट्रोलाइट प्लस कॉमन आयन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, लेकिन आप वीक वाले को क्या कर दोगे, इग्नोर कर दोगे। और लास्ट पॉइंट क्या बोला, सारे रेक्टिफिकेशन फार्मूले डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, क्वेश्चन हमेशा कॉन्सेप्ट से सॉल्व होता है। बेटा इस प्रकार से कॉमन आयन क्या हो गया, खत्म। इस कॉमन आयन पर हम 2 क्वेश्चन कराते हैं जो इस लास्ट वाले पॉइंट को बड़े अच्छे से आपको क्लियर करेंगे। ठीक है, जो हम लोग करेंगे कल इन 2 क्वेश्चनों के बाद हम लोग पढ़ेंगे एक बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है, दैट इज pH। क्या पढ़ेंगे, ठीक है? चलो जाओ, अच्छे से रिवाइज करके आना इसको। ओके, बीच में बिल्कुल डिस्टर्ब मत करना इस चैप्टर को।